वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिन पे कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाइसो मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज हमारा प्रोग्राम है किसानों की समस्या का समाधान, या किसान कैसे होंगे खुशहाल। ये हमारा प्रोग्राम टॉपिक रहेगा। तो उसमें हमारे साथ में बहुत ही सत्कार योग हमारे भाई साहब जुड़े हैं, योगेश योगी किसान जी हैं। तो इसका पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद में मैं सवाल जवाब करते हैं स्टार्ट। जी योगेश योगी जी, आपका के वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारा नव वर्ष भारतवासियों का तब होगा जब हमारा देश का किसान का बच्चा या किसान इस गद्दी के ऊपर बैठेगा, तब हमारा देश का नया साल स्टार्ट होगा। अभी तो दिखावे का तो नया साल बोल सकते हैं, हम हैप्पी न्यू ईयर बोल देंगे सबको, लेकिन हम चाहते हैं कि देश का किसान का बच्चा या किसान उस गद्दी के ऊपर बैठे जिस पर शैतान लोग बैठे हैं, तभी ये तख्त बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, सारे सिस्टम चलेगा। तो हम चाह तभी नए साल की बधाई देंगे हम। तो ये भी बताइए कि योगेश जी, जैसे हमें आपने बारे में बता दीजिए पहले, हम इसके बारे में सवाल करते हैं। आप कहाँ से हो और क्या मतलब क्या मिशन चलाते हैं आप जी? मैं योगेश योगी किसान, मूलतः मेरा ग्राम सिमरवारा है जो सतना जिले में आता है, और ये मध्य प्रदेश का एक जिला है जी। मैं सिमरवारा में ही रहता हूँ, खेती किसानी करता हूँ। इसके अलावा मेरा काम राइटिंग का है, और जन सेवा मेरा एक कहना चाहिए कि सबसे प्रमुख कार्य है। मैं हमेशा जो यहाँ के शोषित वंचित लोग हैं, पिछड़े दलित आदिवासी, इनकी आवाज हमेशा बुलंद करता रहता हूँ। और अभी वर्तमान में मैं ओबीसी महासभा का प्रदेश संयोजक हूँ किसान मोर्चा में। जी। तो इसमें जैसे आपने किसानों का हमने देखा इसमें कि किसान के हालात बहुत खराब हैं। आपके हिसाब से ये किसानों के जो हालात चल रहे हैं भारत में, ये आप किस नजरिए से देखते हैं? किसान के हालात सही है कि गलत हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसानों के हालात निश्चित रूप से बद से बदतर हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं वो किसानों के बिल्कुल विपरीत है। थोड़ा बहुत सपोर्ट में नहीं, बिल्कुल विपरीत है। अभी हाल ही में हमने देखा, जो विश्व का एक सबसे बड़ा किसान आंदोलन बना था, जो 1 साल से ऊपर चला, जिसमें कई किसानों ने अपनी शहीदियां दी। तो अमूमन ऐसा किसी देश में नहीं होता है कि किसान ये कहें कि हमको जो है पॉलिसियां चाहिए। गवर्नमेंट हमारे ऊपर पॉलिसियां थोपती है, किसानों से कभी राय नहीं ली जाती है कि कौन सी पॉलिसी किसान के हित में है। और जब ऐसी पॉलिसियां जिनसे किसानों का अहित होगा, गवर्नमेंट जब हम हमारे ऊपर जो है उनको जबरदस्ती लागू करती है, तो किसान कष्ट में होता है। और इसी वजह से ये देश का और विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें तीनों काले कानून जो है रद्द कराने के लिए किसान आंदोलन हुआ था। ये पूरे विश्व ने देखा है। तो किसान की हालत बहुत बुरी है भारत में। जी जी जी। तो इसमें किसानों के मतलब हम तो ऐसा देखते हैं, बहुत सारे लोगों, आपने सुना भी होगा, सबसे जो प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा जो राजनीति है, राजनीति ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ये राजनीति के लोग सही हो जाएं तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा 99 प्रॉब्लम खत्म हो सकती हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, इसकी मतलब जो चल रहा है राजनीति की वजह से किसानों के हालात खराब है, किसानों की वजह से किसानों के हालात खराब है, क्या ख्याल है? देखिए, हमारे देश का जो सिस्टम है उसमें राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। अब राजनीति महत्वपूर्ण है, ये वोट तो हमारी ही लेते हैं, किसानों, मजदूरों, इन सबकी वोटों से ये चुनकर जाते हैं। लेकिन ये लोग फिर हमारे ही खिलाफ एक दमन की कार्यवाही करते हैं। जिस तरीके से कहा जाए कि एक प्रकार से किसानों का ही खाकर उसी में थाली छेद करते हैं। तो हमारे देश की राजनीति ऐसी हो गई है। तो राजनीति की वजह से ही किसान शोषित है, किसानों की वजह से राजनीति है, लेकिन वो राजनीति को ही किसानों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जी। तो जैसे मतलब देखते हैं इसमें जो बहुत सारे देखिए, अगर जिनको जो कृषि मंत्री है उसको खेती बाड़ी का नहीं पता है, जो मतलब मुख्यमंत्री है उसको
मुख्यालय का मैंने पता है, जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं वो दुनिया भर के इतने खर्च कर रहे हैं पैसा दुनिया भर का, जो देश के हित में करना चाहिए था। यार बहुत सारी एजेंसियां भारत में जो काम कर रही है, जो जिनको रॉज बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इनको, ये हरामखोरी इतनी करते हैं कि दूसरे को मारने के चक्कर में तो लाख करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ये किसानों के हक में, ये गरीब के हक में 1 रुपया निकाल सकते हैं। तो इसमें हालात जो है मेरे ख्याल से, किसान भी अगर एक साथ और मजदूर एक साथ हो जाए, तो इस मजदूरों को और किसानों के एक साथ आने की जरूरत है। मेरे ख्याल से मजदूरों के बिना किसान नहीं है और किसान के बिना मजदूर भी नहीं है। तो मजदूरों को और किसानों को एक साथ में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए जी? देखिए, इस देश पे जो है बहुसंख्यक कमेरा वर्ग है। कमेरा वर्ग का मतलब है जिसमें किसान है, मजदूर है, जी और इस देश का जो है सारी संपत्तियों का उपभोग करने वाले चंद परसेंट के लोग हैं। कुछ जी परसेंट, 10%, 12% वाले लोग जो है इन कमेरों से जो कमाई हुई मेहनत है, हमारी जो जी मेहनत है, हमारी जो संपत्ति है, वो 10% लोग यूज करते हैं। जी अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो ऐसा करते क्यों? उन्होंने एक सिस्टम का हिस्सा बना लिया है किसानों को, मजदूरों को, कि आप लोगों को जो है कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आप लोग केवल काम करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, आपको उतना ही दिया जाएगा जितना जो है एक, जब भैंस होती है जो दूध देती है तो उसके बच्चे को मिलता है कि 8 लीटर मालिक जो है उसका दूध पी लेता है और थोड़ा सा दूध उसके बच्चे को दे दिया जाता है। ठीक इसी तरीके की व्यवस्था कर दी गई है कि किसान मजदूरों को जो है ना के बराबर हक दिए जाते हैं, और बाकी हमारी ही मेहनत का उपभोग ये राजनीति वाले, ये उद्योगपति जो एक सिस्टम का हिस्सा है, ये सब कर रहे हैं। तो किसानों को अगर ऊपर उठना है तो निश्चित रूप से, जैसा कि आपने भी कहा कि किसान और मजदूरों को एक होना पड़ेगा। निश्चित रूप से जिस दिन किसान मजदूर एक हो गया तो इस देश का शासक वही होगा, और जो शासक होता है वही उपभोग करता है। अभी जो वर्तमान में जो शासक है वो उपभोग कर रहे हैं, जब तक किसान मजदूर नहीं बैठेगा जब तक वो उपभोग नहीं कर पाएगा, एक गुलामों की तरह ही जिंदगी जीता रहेगा। जी जी। देखो, ये गलती इन लोगों की नहीं है, जो कि जो राजनीति में बैठे हैं ना, ये लोग, गलती इनकी नहीं है, गलती हम लोगों की है। क्योंकि हमने क्या कि अपना आपने सुनी होगी, कहावत सुनी होगी आपने, कि भाई राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, इसमें जाना नहीं चाहिए, ऐसा सुना होगा आपने भी। और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे से अच्छे हाईएस्ट एजुकेटेड लोग भी, अच्छे बात लोग भी, वो घर में बैठे हैं चुपचाप। देखो, हम तो राजनीति नहीं जाना चाहिए, राजनीति गंदी होती है। जब राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो वहां पर गंदे जाएंगे, और गंदे लोग जाए तो गंदगी फैलाएंगे। फिर क्यों चिक्का मारते हैं सबके सब, हमारा ये भी खा लिया, हमारा ये भी खा लिया, हमारा ये भी खा लिया। अब ये जैसे जैसे किसान का जो आंदोलन हुआ था, ये इसमें बहुत सारे जो कानून, मतलब जो कानून पे, ऐसे ऐसे कानून तो के बाद में हजारों बना रखे हैं उन लोगों ने। ऐसे ऐसे बिल्कुल कानून पे हजारों बना रखे, जो हरामखोरी बैठे, जो नागपुर में जो बैठे हैं, ये भगवा भगवा आतंकवादी, उन्होंने तो ऐसे ऐसे नियम हर रोज बनाते हैं, वो निकाल कर रख देते हैं, कौन कितने दिन तक उनको परेशान करना है, और कि इसके बाद में फिर कौन सा फेल करना है और कौन सा निकालना है। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा कि मतलब आज किसानों के ऊपर है, कल को मुसलमानों के ऊपर आ जाएगा, फिर आने वाले वक्त में कुछ और हो जाएगा। तो ये तो चलता रहेगा, इसमें को एंड कैसे किया जा सकता है इस सिस्टम का? जो समस्या बहुत तकड़ी है, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है यार। इसको फिर हम संभालेंगे कैसे, या मतलब इसको समाप्त की, समस्या को समाप्त कैसे करें जी? देखिए, एक जो समस्या है भारत में, अगर राजनीति से धर्म निकाल दिया जाए, अगर राजनीति से धर्म निकाल दें तो जो शासक हैं वो जो है, कहना चाहिए कि धर्म अगर निकाल देते हैं यहाँ से तो वो बेकार हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा आप देखिएगा हमारे देश की जो राजनीति चल रही है वो धर्म आधारित राजनीति चल रही है। लोगों को बार बार राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है, और राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र प्रेम, लेकिन राष्ट्र प्रेम से उन्हें मतलब नहीं है, वो राष्ट्रवाद से जोड़कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ खुले तौर पर कि इस देश की राजनीति में जो है आरएसएस बहुत बड़ा महत्व रख रही है, और उसी की वजह से ये सब सारी चीजें हमारे देश में हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो है यहाँ का किसान और मजदूर अगर परेशान है तो इन्हीं की नीतियों की वजह से। जी जी। एक तो आप लोगों को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आरएसएस और जो हिंदू जिनको बोलते हैं ना, हिंदू ये धर्म नहीं है। ये तो कन्फ्यूजन है सबसे बड़ा, कि इंसान को जो मतलब जो जिस 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 धर्म के अंदर ऊंच नीच हो, जात पात हो, वो तो धर्म हो नहीं सकता।
जहां पर धर्म होता है वहां तो ऊंच नीच का मतलब बनता ही नहीं है। जहाँ भाई एक बात बिल्कुल। बताए, ये एक बात बताए, मतलब थोड़ा देखिए इसको, फिर धर्म अगर ये जात पात वाला ऊंच नीच वाला धर्म होता है, फिर अधर्म क्या होता है? तो ये कंफ्यूजन फैला हुआ है भारत में कि राजनीति, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि इस बारे में कि राज बिना न धर्म चला है, धर्म बिना सब बदलने वाला है, कि बिना राज के धर्म नहीं चलता। फिर धर्म का मतलब क्या होता है? वो भी कहते हैं कि को किसी को राज ना दे है, जो भी ले है निज बल से ले है। फिर कहते हैं कि मतलब बिना शस्त्र के अधीन है राज, तो शस्त्रों के अधीन राज है। तो इसका मतलब ये है कि राज जो है सच्चे और अच्छे ईमानदार लोगों के हाथ में होगा, तभी देश तरक्की करेगा, तभी लोगों को सुरक्षित मिलेगी। क्योंकि एक ईमानदार इंसान होगा, एक सच्चा होगा, वो कभी गलती करेगा ही नहीं, और गलती नहीं करेगा तो देश के हक में बात करेगा। अब ये जो बैठे हैं बयानबाजी करते हैं, मोदी जो है जिसकी बात करते हैं हम, मोदी इतना झूठ बोलता है, सुबह से लेकर शाम तक झूठ झूठ बोलता है। ये चलो सिखों को गुमराह कर रहा है, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो अपने लोगों के साथ भी दगा कर रहा है। मतलब अपने लोगों के साथ भी, ये कौन सा प्रधानमंत्री है दो देश का जो अपने लोगों के साथ धोखा देता है? तो ये जो है ना, ये कमियां हम लोगों की हैं कि हमने इन लोगों को रास्ता दिखाया है। तो हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। मैं तो गारंटी के साथ में करता हूँ, अगर 15 नौजवान हर एक स्टेट में मिल जाते हैं मुझे इसके लिए, राजनीति के लिए, तो हम इसको तख्ता पलट कर रख सकते हैं। मुझे सच्चे और ईमानदार आदमी चाहिए। 100 आदमी भी निकल गए ना देश से, ईमानदार सच्चे ईमानदार, ये 1 करोड़ भाग जाएंगे निकल करके यहाँ से। जो जो गंदे लोग बैठे हैं, ये मतलब 1 करोड़ की कोई औकात नहीं 100 आदमी के सामने, अगर 100 आदमी सच्चे और ईमानदार निकलेंगे। तो इसमें देखे जो जैसे किसानों ने आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करने तक बहुत सारे देखेंगे, किसी 5,000 लोन का है, किसी का 50,000 लोन का है, उसके चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं। जो 100-100 करोड़ रुपए लेकर भाग रहे हैं, 300 करोड़ लेकर भाग रहे हैं, उनको तो कुछ कहता नहीं कोई। वो तो आत्महत्या के पीछे कारण क्या है समझता है? वो जो किसानों की आत्महत्या करते हैं, वो इनकी हत्या की जाती है, या ये सिर्फ आत्महत्या वैसे दुखियों करते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, ये किसान जो आत्महत्या करते हैं, मैं उसे आत्महत्या नहीं कहूंगा, वो एक प्रकार की हत्या है जो जी। सिस्टम द्वारा की जाती है। ये हाँ। सिस्टम जो है किसानों की हत्या कर रहा है। वो तो किसान एक, कहना चाहिए कि मजबूर हो रहा है, और उसे मीडिया कह रही है कि ये आत्महत्या है। वो अपने आकाओं का सच छुपाने के लिए बार बार इसको आत्महत्या का नाम देती है, जबकि ये सिस्टम द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र है, ये हत्या है। और हत्या ये जो है सिस्टम क्यों कर रहा है, किसानों को मजबूर क्यों कर रहा है? बार बार हम अन्नदाता है, इस देश का भाग्य विधाता है, बार बार हम मेहनत करते हैं। किसान मजदूर अलग नहीं है, मजदूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम मेहनत करके फसलों को उगा रहे हैं, हमारी फसलों का दाम नहीं मिलता है। आज आप देखिए तो एक सुई से लेकर बिस्किट से लेकर हर चीज की कीमत जो है फैक्ट्रियों में तय की जाती है, बाजार में हमको एमआरपी पे मिलता है। और किसान, जो ये पूरी सृष्टि जिससे चल रही है, उसकी फसल की कोई गारंटी नहीं रहती है। जब हम अपना गेहूं लेके मंडी में पहुंचते हैं, धान लेके मंडी में पहुंचते हैं, तो जो गवर्नमेंट एमएसपी बनाती है, उस एमएसपी से, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे भी हमारा जो है अनाज बिकता है। जैसे गेहूं 2000 रुपए अगर समर्थन मूल्य है, तो हमारा मंडी में 1500-1400 रुपए गेहूं बिकता है। जी। तो आप बताइए, किसान इतनी लागत के बाद फसल तैयार करेगा और घाटे में अगर उसकी फसल बिकेगी तो वो क्या करेगा? ये बस बहुत से ऐसे कारण है। जी जी, पहली बात तो ये है ना, जो राजनीतिक लोग जो वादे करते हैं, पहले तो जब तक इनके पास में सीट नहीं मिलती, जब तक इनके पास में कुर्सी नहीं होती, तब तक तो ये इतने छाती खोल खोल के वादे करते हैं। हम इतने लाख रुपए किसानों को देंगे, हम बिजली फ्री करेंगे, हम ये करेंगे और वो करेंगे। जब ये इनको राजनीति मिल जाती है जिस गति को ढूंढने के, फिर ये उनसे बात भी नहीं करते हैं। इतनी हरामखोरी किसी भी, मतलब मैं तो इतना कह सकता हूँ, जो चोर डाकू लुटेरे होते हैं, वो भी अपनी एक, वो अभी अपनी बात कहीं भी रखते हैं। मतलब कहीं जितना वो पूरी भले वो बेईमानी का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ईमानदार होते हैं। पर ये तो ऐसे ठग लोग बैठे हैं जो भले झूठ बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और किसानों को गुमराह कर रहे हैं, अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं। तो इसका तो सिर्फ एक ही है कि जो राजनीति है ये चेंज होनी चाहिए। और ये 2024 अभी जो कोरोना भी सुना जाता है, कोरोना दोबारा तीसरी बार फिर आ रहा है,
तो ये अभी मैं आपसे पूछना, कोरोना के क्या ख्याल है, मतलब कोरोना आएगा या ये इसके पीछे षड्यंत्र कुछ कोरोना के? देखिए, कोरोना जो है आता नहीं है, कोरोना ये बार-बार लाया जाता है, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल चीज है। हम दिल्ली के आंदोलन में वहां रहे हैं, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई स्प्रे नहीं, सारी चीजें नॉर्मल रूप से चल रही थी, पूरा भीड़ भाड़ था, किसी एक व्यक्ति को उस किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हुआ। तो ये कोरोना बार बार लाया जाता है। अभी कोरोना जो है वर्तमान में जो केंद्र की सरकार बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको एक टी शर्ट वाले राहुल गांधी ने भी उसको परेशान करके रखा हुआ है। तो सर अभी किसान और जो मजदूर है हमारे तमाम, जैसे कि यहाँ मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा है, ये पूरे प्रदेश की सरकार के नाक में दम किए हुए है हमारे किसानी और जनहित के मुद्दों को लेकर, आदिवासियों के मुद्दे को लेकर। तो सरकार अब इन चीजों से बचने के लिए फिर उसके पास एक सिगुफा आ गया है कि इन सबसे बचना है तो फिर क्यों ना कोरोना लॉकडाउन जैसी जो है चीजें दिमाग में डाली जाए, जिससे कि हम इन चीजों से बच सके। ये सरकार अपने बचने के तरीके ढूंढ रही है, बाकी कोरोना वोरोना इस दुनिया में कहीं नहीं। ये तो मतलब ये हरामखोरी है ना भाई साहब, ये ऊपर से लेके नीचे तक चलती है ये। अभी चाइना का नाम ले, अभी चाइना से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, चाइना में कहीं कोरोना नहीं है, वो मतलब एक दो चलो हो भी सकता है, केस हो सकता है बड़ा मोटा, वहां से स्पेशल वीडियो भी आ रही है बहुत सारे, यहाँ पे इंडिया में बैठे की पोल खोल रहे हैं। और जो लेकिन इंडिया की जो मीडिया है इतनी गोबर मीडिया, और इतना क्या कहते हैं उसको, एक गोदी मीडिया बोलता है रविश कुमार को, अब उसको गोबर मीडिया कहते हैं, बदकू मारती है समझने के सामने। वहां से कोई खबर नहीं आ रही है मतलब चाइना से भाई यहाँ कोरोना है, लेकिन इनको आग लगी हुई है कोरोना, चाइना में कोरोना आ गया, इधर पाकिस्तान में ये होगा, भारत की कोई खबर नहीं दिखा रहे भाई भारत में क्या चल रहा है। ये मीडिया के बारे में क्या ख्याल आपका, ये जो इतने गंद फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, किसानों को इन्होंने क्या क्या बोला, इसमें देखा होगा अपना आंदोलन जिस टाइम आंदोलन चल रहा था किसानों का, उस टाइम किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, उर्गावादी, पता नहीं कौन कौन से वादी बोला था। तो ये बड़े इतने षड्यंत्र करते हैं, मीडिया के बारे में क्या ख्याल आपका इनका? देखिए, मैं तो मानता ही नहीं हूं कि भारत में मीडिया है। भारत में 2014 के बाद से भारत में मीडिया खत्म हो गई है। मीडिया जो है एक गोदी में जाकर बैठ गई है, जिसे बहुत सटीक नाम दिया गया था गोदी मीडिया। और मीडिया की अगर हम बात करें तो अभी अगर भारत में कोई जिंदा है तो वो सोशल मीडिया है। आप जैसे लोग, कई सारे लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्हीं की वजह से यहाँ पर जन समस्याएं जो है दृष्टि पटल पर आ रही हैं, वरना कुछ नहीं है। किसान आंदोलन में इन्होंने इतनी गंद फैलाई, तमाम चीजें, खालिस्तानी, आतंकवादी, वामपंथी, देशद्रोही, पाकिस्तानी फंडिंग, विदेशों से फंडिंग, न जाने कनाडा से फंडिंग, न जाने क्या क्या सब सारी चीजें कही है। तो ये किसी से छुपा नहीं है। और निश्चित रूप से हमने किसान आंदोलन में कभी मीडिया को घुसने नहीं दिया, मीडिया वालों को दूर से ही भगा देते थे। सोशल मीडिया के जो हमारे भाई थे उन्होंने इस पूरे आंदोलन को जो है संभाल के रखा हुआ था। तो भारत में देखिए मीडिया बिल्कुल नहीं है। और मैं ये चीज बिल्कुल खुला कह देना चाहता हूं कि जितने भी भारत के मीडिया चैनल और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, इन सब के मालिक जो है ब्राह्मण है। इन सब के मालिक जो है ब्राह्मण है, उद्योगपति हैं, सारी फंडिंग वहीं से चल रही है। तो एक बात बताइए कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ क्यों बोलेगा, वो अपने लोगों का ही सपोर्ट करेगा। और भारत के जितने भी मीडिया चैनल देखिएगा, ये उत्तर भारतीयों की ही बात करते हैं, उत्तर भारतीयों तक ही सीमित है, बाकी इनको कहीं से कोई लेना देना नहीं है। दक्षिण भारत में क्या चल रहा है, तमिलनाडु में क्या चल रहा है, केरल में क्या चल रहा है, गोवा में क्या चल रहा है, असम में क्या चल रहा है, वहां के लोगों की हालात कैसी है, छत्तीसगढ़ में घुसे हुए लोगों की हालात कैसी, बस वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बस यहीं तक सीमित है। क्यों? क्योंकि यहाँ इनका वर्चस्व है। जी जी जी। इसमें क्या है ना, मतलब जो चल रहा है ना भारत में, देखो एक आपने सुना होगा, जब इसमें इंसान का विरोध करने वाला कोई ना बचा ना, तो समझ लेना कि उसका अंत जो है ना माड़ा चल रहा है उसका, मतलब क्योंकि विरोधियों को जो दबाना स्टार्ट कर देता है ना, उससे क्या होता है कि उसको जब विरोध नहीं करेगा कोई, उसको पता लगेगा उसमें कमी कहाँ पर आ रही है, क्या कर रहा है। क्योंकि रविश कुमार जो था बहुत सारे काम करते थे, ये कम से कम विरोध में आकर के उसको पोल खोलते रहते थे, उनको डराते रहते थे, कहीं ना कहीं वो आदमी सुधार करता थोड़ा बहुत। जब सुधार करने वाला मिलेगा ही नहीं है, वो गलती पे गलती करे जाएगा। तो एक स्लोगन सुना आपने कि विनाश से काल विपरीत बुद्धि, जब विनाश की तरफ बढ़ता है इंसान,
तो उसकी दो बुद्धि विपरीत में काम करती है। तो इनके जो जब विरोधियों को भी ये मार रहे हैं, काट रहे हैं या इसको मतलब बंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नहीं, ये विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं खुद ही। जिसके विनाश में जिसका खुद ही विनाश करने में लगे, उसको कौन बचा सकता है? तो मेरे ख्याल से ये खुद ही उधर चल रहे हैं। तो एक एक और मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि हमें नौजवान जो है ना, भारत के नौजवान चाहिए इसमें। हमने एक प्लान भी किया है भारत के नौजवानों को निकालने के लिए इस दलदल से, जात-पात की दलदल से। और ये जो जो भुखमरी चल रही है, गरीबी चल रही है, देखो बिना पैसे का तो कोई भी काम नहीं चलता, आपको पता है अच्छी तरह से, बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। अगर भारत को हम बिल्कुल डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें 1 करोड़ ऐसे आदमी चाहिए जो सिर्फ 100-100 रुपए डोनेशन के निकाल सकते हैं। अगर 100-100 रुपए डोनेशन के निकाल सकते हैं 1 करोड़ आदमी, 140 करोड़ आदमी, इसमें से 1 करोड़ आदमी मिलने हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मिल जाएँगे। नहीं, लेकिन बिल्कुल प्रयास करना पड़ेगा आपको हमें। तो अगर 1 करोड़ हमें आदमी मिल जाते हैं जो सिर्फ 100-100 रुपए डोनेशन के निकाल सकते हैं, उनका हम करेंगे क्या? हम पूरे भारत में 31 राज्य हैं, तो 31 राज्यों में 5 बड़े-बड़े हॉस्पिटल बनाएँगे, जहाँ पर इलाज फ्री हो जाएगा। 5 बड़े-बड़े बनाऊँगा विश्वविद्यालय, जहाँ पर इलाज कॉलेज मतलब विश्व एजुकेशन फ्री हो जाएगा। और कम से कम भी 5-5 फैक्ट्रियाँ लगाएँगे नौजवानों के लिए, जहाँ पर वो अपना रोज़गार कर सकें। और कम इसमें जो है ना, कम से कम की बात है कि जो जिनके घर टूटे-फूटे पड़े हैं, उनके लिए 10 करोड़ रुपए रखेंगे। और जो 5 करोड़ रुपए रखेंगे, देंगे उन लोगों को, जो पैसे इकट्ठा करके देंगे उनको। और 15 करोड़ से बनाएँगे फ़िल्म है, नाटक है, ताकि विदेश में, देश में क्या, विदेश में क्या, एक सच्चे ईमानदारी का मैसेज आए। तो अगर 100 नौजवान भी निकल गए ना भारत से, मतलब 100 नौजवान ईमानदार मिल जाए, तो 100 करोड़ को जोड़ना, 1 करोड़ को जोड़ना हमारे लिए मतलब मुश्किल बात नहीं है। तो नौजवानों के हाथ में आना चाहिए राज ये। अगर 2000 में अपने अंदाजा लगा रहा हूँ इस बात का, 2024 से लेकर के 2026 तक का भारत के लिए बहुत खतरा है। इसमें ह्यूमन क्राइसिस आ सकता है, पैसा क्राइसिस तो चल रहा है, ह्यूमन क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि जो चल रहा है ना, ये जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना देख रहे हैं, ये उनकी वो है, मतलब इनकी थिंकिंग देखो इनकी, ये लोगों की। ये जो महाभारत देखा होगा आपने, जी, महाभारत देखा? बिल्कुल महाभारत का तो बिल्कुल दुर्योधन बोलता है वो, देखो इनको मैं सुई की नोक की भी जगह नहीं दूंगा। ये इनकी थिंकिंग है। बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे हैं कि मूल बिल्कुल निवासियों को हम कहीं भी जगह नहीं देंगे, इसका मतलब ये होगा सीधा। और फिर जगह नहीं देंगे तो विश्व जैसे उसका सर्वनाश हुआ था, कि वो सुई की नाक की जगह दी नहीं दी, लेकिन खुद को बर्बाद करके रख दिया। परिवार बर्बाद हुआ, सारा बर्बाद हुआ, ऐसे इनका हालात होने वाले। तो हम चाहते हैं कि भारत के नौजवान अगर ये समझ जाए इस चीज को, तो ये ह्यूमन क्राइसिस भी हट जाए, रुक जाएगा। पैसे का जो चल रहा है वो भी क्राइसिस हट जाएगा। तो मतलब मेरे ख्याल से नौजवान अगर आगे आ जाए, तो ये नौजवान ही देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो नौजवान अगर किसानों में से, क्योंकि किसान के बच्चे ही बॉर्डर पर मरते जा करके, किसान के बच्चे ही आंदोलन कर रहे हैं, किसान के बच्चे ही यहाँ पर नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं। परेशान तो किसान के बच्चे ही हैं, और तो कोई परेशान नहीं है वहां पर। तो मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे परेशान है। तो इसको अगर हम सभी के सब मिल करके चलाएं, तो इसको प्लान आपको कैसा लगा है? हमने जो प्लान भी किया है, इस पर आप कहाँ तक हम सहयोग कर सकते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत से भुखमरी, जात-पात, और ये जात-पात का जो चल रहा है ना सिस्टम, ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल इसको हम हटाएँगे, तो ये इसमें बताएँगे आप, इसको प्लान को हम कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं बस? जी। बिल्कुल देखिए, मूल निवासी तो इस देश की आत्मा है ना? और आत्मा को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे ये कहते हैं ना हमेशा कि मूल निवासियों को हम जो है नोक भर जगह नहीं देंगे। तो मूल निवासी तो शेर है, बस जागने की देर है। जिस दिन जाग गया तो आप सुई की नोक बराबर जगह देंगे नहीं, आपको वो सुई बराबर नोक की जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। बस वो मूल निवासी जो है पूरा एक बार जाग तो जाए। और उसी जागने के लिए जो आपने प्लान बताया बड़ा अच्छा है, कि अगर 1 करोड़ लोग जो है 100 रुपए महीने का डोनेशन दें, तो जो एक चैरिटी जो हमारी बनेगी, जी। जो एक संगठन काम करेगा, तो निश्चित रूप से अगर 100 रुपए महीने कोई बड़ी बात नहीं है, जी। कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए महीने देने वाले 1 करोड़ के यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। बस ये है कि ये आत्मा से सोचने वाली बात है, ये हमारे मन में बात सोचने वाली है कि हमको आगे चल के करना क्या है, गुलाम बनना है कि आजाद बनना है। तो जी। उसके लिए अगर 100 रुपए महीने का भी योगदान दिया जाए, 1 करोड़ लोग देंगे, तो व्यवस्थाएं पलटी जा सकती हैं। इस देश में जो हम आज कह रहे हैं हमको नौकरी नहीं मिली, वो नौकरियां हम खुद सृजित कर सकते हैं। हमें स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, वो स्वास्थ्य हम खुद सृजित कर सकते हैं। हमारी मंडियां कहाँ गई, हमारा अनाज कहाँ जा रहा है, विदेशों में इम्पोर्ट कौन कर रहा है, वो सब अपने हाथ में लिया जा सकता है। जी। संगठन बनाया जा सकता है पूरा पूरा। तो ये जी। जो प्लान है इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा प्लान है।
और मैं आशा करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं जो मेरे भी देखने वाले होंगे कि जो ये प्लान है मेघराज जी का, तो निश्चित रूप से इसमें अगर आप जुड़े तो ये आगे के लिए भी अच्छा होगा, भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। और एक जो हमारी गुलामी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आने वाला जो समय है, जो क्राइसिस है, जिसमें ह्यूमन क्राइसिस होने की संभावनाएं है, तो इसमें नुकसान हम ही को होना है। तो हम क्यों ना सोच के चलें कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, गुलामों की तरह नहीं रहना है। हमको भी स्वतंत्र चाहिए, हमको भी स्वतंत्रता चाहिए। उस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। जी जी। जैसे मतलब अगर मान लीजिए हमने बहुत सारे लोगों से बात करते हैं ना इस प्लान के बारे में, तो बहुत सारे तो हमें ऐसे कहते हैं ना, आप तो शेख चिली वाले सुपने मत देखा करो, ऐसे ऐसे कहते हैं। और बहुत सारे कहते हैं कि आप जो है ना मतलब 100 रुपए कौन देगा हर महीने। अरे भाई, इस प्लान को तो आप 100 रुपए तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें सुविधाएं क्या क्या मिल रही है वो नहीं आप देख पा रहे हैं। भाई इसमें ये देखे ना, आप अगर एक साल में एक परिवार के अगर खर्चा लगा लीजिए, कम से कम की बात है, एक एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कम से कम भी एक परिवार का 20,000 का खर्चा आ जाता है साल का। 20,000 तो कम से कम आता है। तो 20,000 में से अगर वो हेल्थ फ्री मिल रहा है, उसको एजुकेशन फ्री मिल रहा है, तो इसको 18,800 तो घर बैठे बच रहा है उसको 1,200 रुपए देने के बाद में। तो इतना बड़ा फायदा हुआ इससे, और नौकरियां मिलेंगे अलग से इसमें। और इसमें जो है मतलब फिल्मों के अंदर काम दे रहे हैं, इसमें नाटकों के अंदर काम दे रहे हैं हम लोग इसमें। तो कम से कम 300 लोगों को इसमें हमने मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, और बहुत जल्द इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। ये काम हम एनजीओ के थ्रू करेंगे, पैसा भी एनजीओ के थ्रू आएगा, सरकार की नजरों में रहेगा सारा ये। आज सरकार को कैसे पलटना हो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इसमें जो है ना, क्योंकि हमें बहुजनों का सरकार नहीं, हमें सच्चे लोगों की सरकार चाहिए, हमें ईमानदार लोगों चाहिए। जैसे आपने बोला ना कि बहुजनों के सोने की मतलब ये सो रहे हैं, जागने की देर है। बाकी ये बहुजनों को मैं एक आपको बात बताऊं, जो मनुवादी लोग हैं, ये मेरे अंदाजे से 20 घंटे ये सोचते हैं कि बहुजनों को गुलाम कैसे बनाना है। बिल्कुल कम से कम की 20 घंटे बाद बता रहा हूँ। अगर ये मूल निवासी 20 सेकंड भी सोच ले ना, कि ये 20 सेकंड भी नहीं सोच पाते कि भी हमें गुलामी से कैसे निकलना, वो तो सोच रहे हम तो आजाद है, 20 सेकंड भी नहीं सोच पाते। अगर ये 1 घंटा मूल निवासी लगा ले ना सोचने पर कि हमने गुलामी से कैसे निकलना, तो मनवादी तो ये कौन से खेती मूली है, मतलब पूरे विश्व का कोई भी शैतान इनको गुलाम नहीं बना सकता। अगर 1 घंटा निकाल ले सिर्फ सोचने के लिए कि हमें गुलामी से कैसे बाहर निकलना। क्या ख्याल आपका? बिल्कुल 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 सही कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली उनके पास क्या है, वो सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो किंग है ना, वो पॉलिसी मेकर है। तो उनके पास सब चीजें हैं, उनको सब चीजें फ्री में मिल रही हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि हमको हमारा काम करने वाले गुलाम कैसे चाहिए, तो वो दिन भर ये सोचते हैं कि इनको और गुलाम कैसे बनाया जाए। और हमारे लोग जो है वो सिस्टम में नहीं है, वो सिस्टम से मांगते हैं, है ना, याचक है और वो दाता है। तो याचक इस चीज में लगा हुआ है कि मैं अपना पेट कैसे भरूं, वो ये चीज नहीं सोचना चाह रहा है कि मैं दाता कैसे बनूं। तो जिस दिन वो दाता बनने की सोच लेगा, सिस्टम में आने की सोच लेगा, तो आपने जो कहा ना कि ये 18 घंटे 20 घंटे में से 18 घंटे केवल ये सोचते हैं कि इनको गुलाम कैसे बनाया जाए। और हमारे लोग जो है 20 सेकंड भी नहीं सोच पा रहे। तो हमारे लोग अगर ये सोचने लगे ना 20 सेकंड भी कि हमें इस देश का किंग मेकर बनना है, हमें इस देश का राजा बनना है, तो निश्चित रूप से इस देश में जो है बहुजनों, ये जो पूरा है मूल निवासियों की सरकार हो जाएगी। हमारे लोग जो है, जो अभी यथा बिखरे पड़े हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनको सब मिलना है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसी को तो मिलता है। जी जी। और एक एक काम की बात और बताऊं आपको, मैं काम किया तो भिखारी लोग हैं जो राजनीति में बैठे हैं, इनके साथ में 1 करोड़ दे दो, उनको 50 करोड़ दे दो, 1,000 करोड़ दे दो, ये भूखे नंगे लफंगा, उसको कहते हैं ना, जिसका कटोरा नहीं हाथ में रहता है, जितने मर्जी पैसे डाल दो, जितने मर्जी डाल दो, ये भूखे भूखे रहते हैं, फिर ये लूटने के चक्कर में लगे रहते हैं भारत को कैसे लूटना है। मोदी के हालात देख लो या और हालात जितने देख लो, इनको करोड़ों करोड़ रुपए इनके अकाउंट में पड़े, बहुत करोड़ अरबों खरबों इनके अकाउंट में पड़े, फिर भी ऐसे मरे मरे घूमते हैं जैसे इनके पास में कुछ नहीं है। और लोगों को क्या कहते हैं, लोगों को 1 रुपया दे देते हैं, 5 रुपए। पता नहीं अभी खबर आई, इनको 2 रुपए एकड़ के हिसाब से किसी को जमीन बेची उन्होंने, 2 रुपए एकड़ के हिसाब से। इतनी हराम खोरी, इतनी मतलब हर एक किसान का बच्चा 10 रुपए का या 100 रुपए का कोई या 5,000 का लोन उठा लेता है, उसको पुलिस भी वहां पर दन दनाकर जब जाती है उसको पकड़ने के लिए। पुलिस को भी शर्म नहीं आती है भाई, जो यहाँ देश के जो नुकसान कर रहे हैं
उन लोगों को कैसे पकड़ना है, लेकिन किसान के ऊपर जोर दबाते हैं। जिसकी जिसके कमाई हुई रोटी खा रहे हैं, जिसके वह पैदा किया हुआ अनाज खा रहे हैं, उसको पकड़ने में उनका बड़ा उनको शौक चढ़ता है, क्योंकि वो भी सबके सब दलाल लोग बैठे हैं। 99% तो दलाल ही है, सब पुलिस वाले हैं तो कुछ नहीं है ये मतलब। लेकिन अगर सच्चे और ईमानदार इंसान होंगे इसमें, राजनीति में होंगे, तो मैं इसमें गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर इसमें सच्चे और ईमानदार आ जाए आदमी, तो ये तख्ता पलट देंगे सिस्टम का। और मैं उम्मीद भी करता हूँ अगर 2024 तक बहुजनों की सरकार बन गई, ठीक है, नहीं तो फिर वो झाड़ू, जैसा आपने सुना ना पहले पिछली क्या चला था कि झाड़ू बिल्कुल बांधने बिल्कुल पीछे और गले में बांधे हांडी, गले उनके गले इनके में मटका पीछे हाँ, झाड़ू। बिल्कुल इनके ब्राह्मणों के सपने हैं, सब वो देख रहे हैं सपने, लेकिन हो सकता है साधु उल्टा ना बन जाए इनको, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्योंकि जब जब हालात खराब होते हैं फिर डंडा भी, तो अगर ये 1 करोड़ आदमी अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं ना, अगर उनमें से 50 लाख भी डंडा लेकर निकल जाते हैं अपने हक के लिए, किसी को मारना नहीं है, सिर्फ बिल्कुल अपनी सेफ्टी के लिए, अपने हक के लिए डंडा अपने साथ में रखे और एक रोड पे निकल जाते हैं। तो बड़े बड़े जो है ना, सिकंदर गया, हिटलर गया, ये भी निकल जाएंगे, और फिर यहाँ पर जो है ना अच्छे अच्छे लोग राज करेंगे। तो मैं उम्मीद के बिल्कुल साथ बिल्कुल करता हूँ इसमें कि अगर सच्चे और ईमानदार आदमी मिले तो बहुत कुछ हो सकता है भाई साहब। झूठे बिल्कुल बिल्कुल मक्कार लुटेरे अगर ये बैठे रहेंगे तो नुकसान करेंगे। नुकसान अगर भी होगा। सच्चे, बिल्कुल हाँ, तो क्योंकि इनके जब भूख बढ़ती है ना, लालच की भूख बड़ी होती है इंसान की, चाहे इसमें लाख रुपए आ जाए, लाख करोड़ आ जाए, या अरब खरब आ जाए, मिलियन डॉलर आ जाए, ट्रिलियन आ जाए, उसकी फिर भूख मिटती नहीं है। और फिर जो है ना, गुरु नानक साहब कहते हैं कि बिना संतोष नहीं कोई राज है, कि बिना संतोष के कोई राजा नहीं बन सकता, चाहे उसके पास में सबर संतोष नहीं है, सच नहीं, ईमानदारी नहीं, तो राजा नहीं है। अगर राजा की गद्दी बैठा है, लालच भी लालची है, मतलब अंदर द्वेष भावनाएं हैं, तो काहे का राजा फिर वो। बिल्कुल सही है। तो लास्ट में क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, सबको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लास्ट में तो यही कहना चाहता हूँ सभी मूल निवासियों से कि देखिए, जब तक हम एक नहीं होंगे, हम इस देश के जो है शासक नहीं बन पाएंगे। और इस देश के अगर शासक बनना है तो हमको तन मन धन तीनों चीजों से एक होना पड़ेगा। और जब तक हम एक नहीं होंगे तो हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो आशाएं हैं कि हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, ये चीजें हमको मिले तो नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि शोषित, अभी जो शासक है वो शोषित बना के रखा हुआ है। तो जब तक हम शासक नहीं बनेंगे तो हम जो है किसी के ऊपर राज नहीं कर सकते, अपने लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकते। तो हमको तन मन धन से इकट्ठा होना पड़ेगा। और यही देश का स्वर्णिम भविष्य है। अगर हम इकट्ठा हो जाएंगे तभी देश का स्वर्णिम भविष्य बनेगा। वरना जैसा चल रहा है वो तो गुलामी का दौर है और आगे भी चलता रहेगा। तो जी अगर जी गुलामी से हमें आजादी की तरफ जानी है तो ये चीजें तो करनी पड़ेंगी साहब। जी जी। दूसरी बात एक और भी देखा होगा, मैं आरक्षण मांग रहे हैं अभी सबके सब, मतलब आरक्षण कट ना जाए, वो काटने चक्कर में लगे। अरे भाई, आरक्षण क्यों मांग रहे हो? आरक्षण देने वाले बनो ना, आरक्षण इनको दे आप। हमने भी कहा था पिछले प्रोग्राम में अपने, भाई ब्राह्मणों के लिए अगर देश में लग रहा प्रॉब्लम है इनको, हमें जो हमारा राज हो जाएगा भारत में, मूल निवासियों का राज हो जाएगा, सच्चे का राज हो जाएगा, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं इनको राजस्थान में इनको एक छोटा स्टेट बना के दे देंगे इनको, जहाँ पर ये भक्ति करे आराम से बैठ करके, और रोटी खाएं, इनको फ्री इलाज मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगी, सब कुछ फ्री मिलेगा इनको, कुछ भी काम करने कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा इनके लिए सिस्टम करेंगे, भाई कहाँ जाएंगे बेचारे जब ये भूखे, मतलब इधर से निकाल दिए जाएंगे कहीं, फिर ये इनको कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए, उसका नाम भी रख देंगे इनका, जैसे गोबर का बहुत प्यार करते हैं ना गोबर को इनके, जैसे राजस्थान है, ऐसे इनके नाम रखेंगे, गोबरस्तान रख देंगे इनके देश का, जो इसमें जहाँ रहना चाहेंगे। और चाहे गोबर खाएं या सुसु पिए, जो मर्जी करें, क्योंकि इनको गाय का सुसु इनको सबसे प्यारा है, गोबर इनको सबसे प्यारा है। अगर भारत का सारा नाड़ा उधर को कर देंगे ना इसमें इलाके में, अब कुछ भी करें, इनको सबसे प्यारा वही है। तो इनकी जो दशा, मानसिक दशा ऐसी है कि देना नहीं जानते किसी को, खींचना जानते हैं लोगों पे। जैसे कि भारत में आपने देखा होगा, जन्म कुंडलियां बना रखी सबकी, उनसे लूटते रहते हैं, फिर शादी में लूटते हैं जाकर के, फिर श्राद्ध के नाम पर लूटते हैं, मतलब जन्म से लेकर के लास्ट तक, मरने तक लूटते हैं इंसान को। ऐसे भूखे नंगे लोगों के साथ में उनसे मांगते हैं आप लोग कि आरक्षण दो, वो कहाँ दे देंगे आरक्षण, जो खुद भिखारी हैं। तो आरक्षण देने वाले बने हैं, किसी को नागे लेने वाले बने। तो जब जब भारत के मूल निवासी और भारत के राजे महाराजे थे पहले, कभी आने वाले वक्त में बनेंगे,
जेकर जागे। लेकिन एक याद रखे इस बात को, हर एक आदमी क्या होता है कि अच्छे काम को दूसरा आदमी करे, मैं उसके पीछे चलूं, ऐसा होता है बहुत है। अरे क्या होता है ना, बुरे काम को खुद आदमी कर जाता है जाकर के, बुरे काम को बताता नहीं किसी को, खुद कर देता, लेकिन अच्छे काम का इंतजार करता किसी और का। अच्छे काम को खुद करें स्टार्ट, दूसरे का बुरा काम दूसरा करे करे ना करे उसके, लेकिन अच्छे काम को अगर खुद हाथ डालेंगे तो मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि कभी भी इसमें भारत में तकलीफ नहीं होगी किसी को, सबके सब सुखी होंगे। तो योगेश जी आपका स्पेशल धन्यवाद, और बहुत बहुत उम्मीद बहुत बहुत करता धन्यवाद है वॉइस ऑफ मानवता। उम्मीद करते हैं कि बहुत बहुत वॉइस ऑफ धन्यवाद। मानवता, जो वॉइस ऑफ मानवता इस बारे में क्या करें, आप कब से जुड़े इसके साथ में, मतलब इसको देखते हैं पहले से या अभी सिर्फ अभी इससे जुड़े आप? नहीं नहीं, मैंने आपका देखा हुआ है, मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से, यूनिका शाहबाज करके हैं, उन्होंने बताया कि एक चैनल है, तब मैंने देखा था आपको, और तभी मैंने आपको जो है उस पे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी थी। अच्छा लगा जो आप काम कर रहे हैं, वॉइस ऑफ मानवता जो काम कर रही है और जो करना चाहती है, तो उसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये गुरु की देखो मेहर है। इसमें वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे विश्व के लोगों की आवाज। अगर बिल्कुल, वॉइस इस ऑफ पे मानवता। पूरे विश्व के लोगों की आवाज नहीं उठा सकते हम किसी की, या किसी के हम हक की आवाज नहीं उठा, तो उसको वॉइस ऑफ मानवता का नाम नहीं होने, ये षड्यंत्रकारी होगा फिर ये। तो हमें बिल्कुल अगर ऐसा लगता है किसी को हम इसमें गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हमें टोक करके, हमें रोक करके बताएं ये नहीं, सही नहीं, ये गलत नहीं, ये सही है, गलत को सही, मतलब ऐसा नहीं कर, जरूरी नहीं इंसान गलती नहीं कर सकता, बहुत गलती कर सकता है। तो हमें बताएं अगर ऐसा लगता है भी आप वॉइस ऑफ मानवता अपने चैनल के साथ में पूरा इंसाफ कर रहा है, जो नाम रखा है हमने उसका, ऐसा ना हो कि ये नाम कुछ और रखा हुआ, बहुत सारे देखा होगा नाम कुछ और होता काम कुछ और करते हैं, ऐसा ना हो। बिल्कुल तो ध्यान रखो उसका पूरा पूरा। तो योगेश जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद, और उम्मीद भी जी। करते हैं ये प्लान जो हम लेके चले इसमें थोड़ा आप साथ देंगे हमारा। बिल्कुल अ, बिल्कुल। पूरे इसमें कि भारत से गरीबी को, भुखमरी को हम 31 महीने में भारत को नंबर 1, विश्व की नंबर 1 कंट्री बना सकते हैं, अगर आप जैसे बिल्कुल नौजवान हमारे साथ देते हैं। और थैंक यू, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। साथियों, बिल्कुल। सत कोई श्री भी अकाल। काम करना, कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों, वो मुश्किल काम को भी करके दिखा देते हैं। तो आप करेंगे, बिल्कुल और उम्मीद करते हैं हम। थैंक यू सो मच, सत श्री बिल्कुल। अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।